शब्द सृष्टि द्वारा आयोजित डॉक्टर विजया स्मृति व्याख्यानमाला अनुवाद विषय पर जो संपन्न हो रहा है वेबिनार में, उसमें व्याख्यान देने का अवसर जो मुझे प्रदान किया गया, तदर्थ इसके व्याख्यान व्यवस्थापक मनोहर मीडिया के आदरणीय मनोहर जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस वेबिनार व्याख्यान कार्यक्रम द्वारा भारतीय भाषाओं के बीच जो अनुवाद कार्य हो रहा है, उसको उन भाषाओं के अनुवादकों द्वारा ही सुनने का अवसर जो दिया जा रहा है, यह सचमुच भारतीय भाषा समन्वय की दृष्टि से, पारस्परिक संबंध स्थापित करने की दृष्टि से और संवाद रचने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नई शिक्षा नीति के संदर्भ में भी, जहां मातृभाषा शिक्षा के लिए महत्व दिया जा रहा है, यह अभिनंदनीय कार्य है। अब तक मराठी, कोंकणी, संस्कृत, कन्नड़ आदि भाषाओं के अनुवाद साहित्य पर 16 पुष्प संपन्न हो गए हैं। अब सुनिए अगली कड़ी के रूप में कन्नड़ हिंदी अनुवाद के संदर्भ में मेरा अनुभव। कन्नड़ हिंदी अनुवादानुभव आज विश्व के हर क्षेत्र में परस्पर संपर्क, संबंध और आदान प्रदान बढ़ रहा है। साहित्य का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं। ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, दर्शन आदि क्षेत्रों में प्राचीन काल से यह आदान प्रदान जारी है। यात्रियों, संतों और व्यापारियों का आना जाना रहा है। इसके लिए इतिहास साक्षी है। भाषाओं के बीच भी पारस्परिक संबंध प्राचीन काल से रहा है। साहित्य का विनिमय भी होता रहा है। आज वैश्वीकरण के कारण यह आपसी संबंध और घनिष्ठ हो गया है। देश में अन्न की भूख से बढ़कर ज्ञान की भूख बढ़ रही है। अनुवाद का भी उगम भाषा के साथ ही हुआ। जब से मनुष्य ने अपनी वाक शक्ति का उपयोग कर अभिव्यक्ति का माध्यम ढूंढ लिया, तब से वो अपने मन की भावना को ध्वनि में परिवर्तित करना सीख गया। इसी का अगला रूप है उस परिवर्तित ध्वनि को दूर जाने पर या यात्रा करते समय अपरिचित अन्य भाषिक व्यक्ति से अपनी भावना को संप्रेषित करने का माध्यम भी ढूंढ लिया। इस प्रकार दुनिया में भाषाओं और अनुवादों की प्रक्रिया का इतिहास भी काफी पुराना है। भारत प्राचीन काल से बहुभाषी देश है। संस्कृत के साथ ही लोक भाषा के रूप में प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई। उनके बीच साहित्य का आदान प्रदान होता रहा। रामायण, महाभारतों की रचना भी प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं में पाते हैं। धर्म और राजनीति में संघर्ष और समझौते होते ही रहते हैं। भारतीय भाषाओं के बीच पारस्परिकता का प्रभाव युगीन साहित्य पर पड़ा हुआ देख सकते हैं। यह प्रभाव साहित्यिक प्रवृत्तियों के परिवर्तन के लिए भी कारण बना है। सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद में फर्क यह है कि सृजनात्मक साहित्य साहित्यकार की अपनी सृष्टि है और उसमें उसकी मौलिकता और प्रतिभा निखर उठती है। अनुवाद में मूल रचना की खूबी को, प्रातिभ सौंदर्य को दूसरी भाषा में ले जाना है। अनुवाद मूल अभिव्यक्ति का पुनः सृजन है। अतः अनुवाद को सृजनशीलता के साथ ही दोनों भाषाओं पर समान अधिकार भी प्राप्त करना चाहिए। अनुवाद साहित्य दूसरे दर्जे का साहित्य नहीं है, अपितु यह ऐसा साहित्य है जिसमें अनुसृजन
की शक्ति भी है और अनुवादक की जिम्मेदारी भी है। प्रस्तुत विषय कन्नड़ और हिंदी साहित्य के बीच मेरे अनुवाद कार्य से संबंधित है। मोटे तौर पर कहना हो तो कन्नड़ साहित्य के आदिकाल से यानी 9वीं शती से आज तक के साहित्य की प्रमुख कृतियों का अनुवाद कार्य संपन्न हुआ है। यह कार्य कन्नड़ और हिंदी के ज्ञाता विशिष्ट अनुवादकों के श्रम से हुआ है। इसमें 9वीं शती का जैन रामायण, 9वीं शती को जैन काल ही कहते कन्नड़ साहित्य में, और 12वीं शती का वचन साहित्य, 15वीं शती का दास साहित्य और कुमार व्यास भारत भी है। आधुनिक साहित्य के अंतर्गत काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, गद्य और साहित्येतर कृतियां हैं। उसी प्रकार हिंदी में तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास से लेकर आधुनिक युग में प्रेमचंद से निर्मल वर्मा और अमरकांत तक कुंवर नारायण अग्ने जैसे नई कविताकार भी अनुदित हुए हैं। अनुवाद के माध्यम से कन्नड़ और हिंदी के साहित्यकार आपस में प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए गिरीश कार्नाड हो या चंद्रशेखर कंबार हो, UR अनंतमूर्ति हो, ये भारतीय साहित्य के संदर्भ में बहुचर्चित है। भारतीय साहित्य की परिकल्पना उभरी है। समग्र भारतीय अनुवाद साहित्य का इतिहास लिखने की आज जरूरत है। लोगों के बीच सद्भावना, सांस्कृतिक समन्वय, भावात्मक एकता और भारतीय भाषाओं के सर्वतोमुखी विकास के लिए अनुवाद की अहम भूमिका है। अब मैं अपने अनुवाद अभियान का अनुभव प्रस्तुत करूंगा। मेरी कन्नड़ और हिंदी में कुल रचनाएं 70 से अधिक है। उनमें हिंदी में प्रकाशित कृतियां अधिक मात्रा में है। विशेष प्रयास कन्नड़ और हिंदी का परस्पर परिचय कराना रहा है। छात्र जीवन में ही हिंदी सीखते, कबीर आदि संतों को पढ़ते, कन्नड़ के बसवादी शरण संतों के विचार में साम्य पाकर कन्नड़ और हिंदी संतों के विचारों के विनिमय के लिए मैं अनुवाद करने की बात सोचता था। परंतु मुझे ये भी मालूम था कि जब तक दोनों भाषाओं पर अधिकार प्राप्त नहीं, अनुवाद करना टेढ़ी कीर है। अतः मैंने पहले कन्नड़ और हिंदी भाषा में लेखन कार्य शुरू किया। मेरी अभिरुचि कविता में होने से 1965 से 75 तक के बीच में मौलिक लेखन और काव्य सृजन का कार्य करता रहा। मेरी पहली अनुदित रचनाएं नाटक है। 1975 में उस समय तक शोध कार्य PhD के लिए पूरा किया था, तो रिलैक्स करने के लिए हिंदी से उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक अंजो दीदी और कन्नड़ से जैन साहित्य से संबंधित भरत बाहुबली विषेक श्री जी गुंडप्पा जी के आदि जन तने नाटक को लिया। अनुवाद मेरे मित्र के साथ सह अनुवादक के रूप में किया था। इसी वर्ष मेरा कविता संकलन काव्यबाला भी छपा। 1978 में मेरे बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक के रूप में पदार्पण करने के लिए इन सृजनात्मक और अनुवादित कृतियों ने अहम भूमिका निभाई। आगे यूनिवर्सिटी में मौका खुल गया। हिंदी भाषी साहित्यकार मित्रों के संपर्क और प्रोत्साहन से अनुवाद क्षेत्र में आगे बढ़ा। 1980 में मुझे संयोग से बसव दर्शन के अनुवाद का मौका मिला। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर BD जत्ती जी ने बुलाकर बसव समिति बेंगलुरु में
मेरे लिए बसव दर्शन के 19 आलेखों के अनुवाद का कार्य सौंपा और कहा कि आप यूनिवर्सिटी में हैं, बसव तत्व के राष्ट्रव्यापी प्रचार के लिए हिंदी में अनुवाद की सेवा कीजिए। उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप शरण साहित्य संबंधी अनेकानेक कृतियों के अनुवाद का कार्य किया। 1990 से पूज्य जत्ती जी के आशीर्वाद से बसव मार्ग हिंदी त्रैमासिक पत्रिका का संपादन करते आया। वास्तव में बसव दर्शन जो अनुवाद के लिए मिला था, वो राष्ट्र के प्रतिष्ठित साहित्यकारों के अंग्रेजी में लिखे आलेख थे। वे आलेख जो अनुवाद के लिए मिले, मेरे लिए एक चुनौती थी। ये अनुवादित कृति प्रथम बार 1983 में बसव समिति ने प्रकाशित की। इसके लिए कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी मिला और पुनः 2008 में संत साहित्य संस्था नई दिल्ली से ये प्रकाशित हुई। मेरे अनुवाद के इस अभियान में 2 कृतियां ऐसी है कि एक ने मुझे अनुवाद करना सिखाया तो दूसरे ने अनुवाद क्षेत्र में यश प्रदान कराया। मैं समझता हूं युवा अनुवादकों के लिए यह अनुभव प्रेरणादायक होगा। पहली कृति है कन्नड़ साहित्य की सर्वप्रथम गद्य कृति वड्डाराधने। इसका अनुवाद कार्य केंद्र साहित्य अकादमी ने मुझे सौंपा। यह कृति मूलतः प्राकृत की रचना शिवकोटि शिवाचार्य की वड्ड कथा यानी बृहत कथा का कन्नड़ रूपांतर है। जब ये कृति सामने आई तो इसके हिंदी अनुवाद की संभावना शून्य लगी। कृति 9वीं शती की गद्य शैली में है, संस्कृत के समान समास प्रधान शैली में है। पन्नों पलटते जाए, कहीं कोई न अर्धविराम है न पूर्ण विराम। तोड़कर छोटे छोटे वाक्य कैसे बनाए, मूल को समझने के लिए 1 साल लगा। फिर अनुवाद कन्नड़ से हिंदी के श्रेष्ठ अनुवादक मेरे मित्र श्री BR नारायण जी के संपर्क में आया। उन्होंने एक सलाह दी, मूल जैसे भी हो, अनुवाद को हमेशा लक्ष्य भाषा की प्रकृति और शैली के लिए अनुकूल होना चाहिए। तब उस मूल कृति को हिंदी के सरल गद्य में रूपांतरित किया। वड्डाराधना में 19 जैन संतों की जीवन संबंधी कथाएं हैं। प्रारंभ में प्राकृत गाहे से होता है। मूल कृति की शैली की खूबी को अनुवाद में न लाए तो उसका मूल सौंदर्य ही चला जाता है। मेरी दृष्टि में अनुवाद एक समझौता भी है। मूल रचना की विशिष्टता और रोचकता को ध्यान में रखकर कुछ वाक्यों को मैंने मूल शैली में रखने का प्रयत्न किया। जैसे स्त्री के यौवन और सौंदर्य के वर्णन में यह अत्यंत रूप लावण्य सौभाग्य कांति हाव भाव विभ्रम विलास आदि से युक्त थी। और एक उदाहरण, जैसे जैन मुनि के वर्णन में, जैन मुनि के भ्रमण के वर्णन में गांव नगर खेड़ खरवड़ द्रोणामुखों आदि का भ्रमण करते आए। दूसरी कृति है वचन, जिसके अनुवाद के और संपादक के कार्य ने मुझे काफी यश प्रदान किया। वचन कन्नड़ के बसवादी 173 वचनकारों के
2,500 वचनों का अनुवाद मंडल द्वारा अनुवादित कृति है। इसके कन्नड़ मूल के संपादक डॉक्टर एम कलबुर्गी जी हैं। यह कार्य वचन अनुवाद योजना के अंतर्गत हुआ। अब तक 23 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है। हिंदी का दायित्व मुझे निभाना पड़ा। अनुवाद मंडल से अनुवाद होने के बाद संपादक के नाते मेरे साथ बैठकर डॉक्टर कलबुर्गी जी हर एक मूल कन्नड़ वचन को पढ़वाकर समझाकर फिर वो सारा भाव अनुवाद में आया है उसकी भी परीक्षा करते थे। कहते थे यदि हिंदी में अनुवाद ठीक नहीं तो हिंदी से उत्तर की भाषाओं के अनुवाद में मूल के भाव को लक्ष्य भाषा में ले जाने में प्रामाणिकता नहीं रह जाती है। उत्तर की भाषाओं में अनुवाद कराते अनेक पारिभाषिक शब्दों के लिए पर्याय शब्द मिले, जैसे कन्नड़ में अनुभव अथवा शिवानुभव, हिंदी में अनभय, कन्नड़ में बयलू यानी खुलापन या निर्वयन, इसके लिए हिंदी में शून्य, मुक्त, शून्य आदि। लेकिन बयलू के लिए एक पर्याय शब्द का मिलना कठिन है, परंतु कबीरदास में इसके लिए अत्यंत निकट का शब्द मिला। बयलू का पर्याय बेहदी मैदान। इस अनुवाद को पाठकों को सुगम बनाने के लिए लंबी प्रस्तावना के अंतर्गत 12वीं शती के बसवेश्वर आदि शरणों का ज्ञान, आचरण और अनुभव प्रधान तत्व दर्शन और वचन शैली का स्वरूप एवं अंत में वचनकारों का परिचय, वचनांकित तथा वचनों में प्रयुक्त अंतर कथाएं आदि का समावेश कराया गया। वचनांकितों की सूची इसलिए बनाया गया कि वचनकार अपने वचनांकित से ही पहचाने जाते हैं, जैसे बसवेश्वर कूडल संगमदेव, अल्लम प्रभु गुहेश्वर, अक्क महादेवी चन्नमल्लिकार्जुन। अनुवाद की सार्थकता उसके लक्ष्य भाषा के पाठकों की पठनीयता पर निर्भर है। अब शरणों के वचन साहित्य को लेकर शताधिक कृतियां निकली है और हिंदी भाषियों द्वारा भी शोध कार्य निकले हैं। वचनानुवाद की खूबी दिखाने के लिए एक वचन पेश करूंगा। अल्लम प्रभु का एक वचन, मूल वचन है कन्नड़ में, ನಾ ದೇವನಲ್ಲದೆ ನೀ ದೇವನೇ, ನೀ ದೇವನಾದರೆ ಎನ್ನನೇಕೆ ಸಲಹೆ, ಆರೈದು ಒಂದು ಕುಡಿತೆ ಉದಕವ ನೀವೇ, ಆರೈದು ಒಂದು ಕುಡಿತೆ ಉದಕವ ನೆರವೇ, ಹಸಿದಾಗ ಒಂದು ತುತ್ತು ಹೋಗರವ ನಿಕ್ಕುವೆ, ನಾ ದೇವಕಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರ। इसका हिंदी अनुवाद सुनिए। मैं देव नहीं तो क्या तुम देव हो? तुम देव हो तो मेरा पालन क्यों न करते? प्यास लगने पर अंजलि पर पानी मैं पिलाता हूं, भूख लगने पर कौर खाना भी देता हूं, मैं देव हूं देखो हे गुहेश्वर। अनुवाद तो सुंदर है, परंतु जब तक अल्लम प्रभु का 12वीं शती के अनुभव मंटप की चर्चा का, निर्गुणवादी अल्लम प्रभु की दिखावे की भक्ति के विरुद्ध आंतरिक भक्ति के प्रतिपादन का, उनके चिंतन मंथन का और भगवान से प्रश्न करना कि मैं देव हूं, मैं देव नहीं तो क्या तुम देव हो, इस प्रकार भगवान से प्रश्न करना, इस भूमिका का परिचय न हो तो अनुवाद सहज नहीं बन सकता है।
वचन में पुरानी लीक से हटकर नए मार्ग पर चलने का प्रयास है। यहाँ कोई पांडित्य प्रदर्शन नहीं है। अपने अनुभव को, अपनी प्रतिक्रिया को सामान्य व्यक्ति में भी निडर, निरहंकार होकर अभिव्यक्त करने की क्षमता है। अपनी प्रतिक्रिया को सामान्य व्यक्ति में भी निडर और निरहंकार होकर अभिव्यक्त करने की क्षमता है। अतः अनुवादक को मूल पाठ के साथ उसके पीछे समय का अथवा युग का, विचारधारा का, तत्व विचार का प्रभाव जो पड़ा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। काव्यानुवाद के अंतर्गत मुट्ठी भर आकाश, झरना और आत्मसखी काव्य संकलन के अनुवाद का मौका मिला। इस अनुवाद कार्य में अधिक दिलचस्पी ली मैंने। मुट्ठी भर आकाश मूलतः डॉक्टर द्वारकानाथ कबाड़ी जी की मिंचिन बुट्टी कौंद की टोकरी छोटी कविताओं का संकलन है। इसका अनुवाद है। ये त्रिपदी के समान 3 पंक्तियों में कवि का अपनी बात कहने का साहस है। एक उदाहरण सुनिए। सपने के किले में कैद हूं मैं, सपने के किले में कैद हूं मैं, ऊपर हंसता आसमान, मेरे बिंब में मेरे ही आंसू, दिल में तेरी ही आवाज। और एक कृति है झरना। झरना भी कवि जरगनहल्ली शिवशंकर की लघु कविताओं का संकलन है। उदाहरणार्थ उनकी लोकप्रिय लघु कविता पेश करता हूं। चढ़े तो पलंग, पीठ या राजगद्दी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 फुट ऊपर। चढ़े तो पलंग, पीठ या राजगद्दी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 फुट ऊपर। फिसले तो कब्र, समाधि या वृंदावन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 फुट नीचे। आत्मसखी पंचाक्षरी हिरेमठ जी की केळदी शीर्षक से प्रसिद्ध मुक्तकों का मुक्ताहार है। इसमें कवि प्रेम विभोर होकर अपनी आत्मसखी से निवेदन करता है। यहाँ का श्रृंगार आनुभाविक स्तर पर है। एक बानगी। तुम्हारा कनखियाना, आंखों का इशारा, चाहे मालूम न हो दूसरों को, मुझे सब ज्ञात है सखी। तुम्हारा कनखियाना, आंखों का इशारा, चाहे मालूम न हो दूसरों को, मुझे सब कुछ है ज्ञात सखी। नाटकों के अनुवाद के अंतर्गत कन्नड़ से हिंदी में आदि जिनतने, यह जैन साहित्य में प्रसिद्ध भरत बाहुबली पर है। जनता के राजा शाहू डॉक्टर वीरण्णा के कोल्हापुर के शाहू महाराजा पर रचा नाटक है। और गुंडलकाय जी बाहुबली की विजय, यह ज्ञानपीठ से पुरस्कृत कन्नड़ के प्रसिद्ध नाटककार डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार जी के बाहुबली मूर्ति के प्रथम मस्तकाभिषेक के से संबंधित नाटक, जो 2018 के श्रवण बेळगोळ के महामस्तकाभिषेक के संदर्भ पर रचे नाटक का हिंदी अनुवाद है। यह नाटक समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी की पत्रिका में भी प्रकाशित था। यह पुस्तक रूप में हिंदी पाठकों के सामने है। इसके परिचय के लिए 2 वक्तव्य यहाँ देना काफी समझता हूँ।
बाहुबली शिल्प और उसके शिल्पी के धर्म को एक कलात्मक कलाकृति के रूप में कंबार जी ने जो रूप प्रस्तुत किया है वो अनन्य ही नहीं अमोघ है। बाहुबली की मुस्कुराहट संपूर्ण नाटक का केंद्र रूपक है। भरत बाहुबली, पंप कवि और चामुंडराय मंत्री के जीवन के 3 कालखंडों को एक बिंदु में निर्वहन करने में नाटक सफल हुआ है। कन्नड़ से हिंदी में कंबार जी के उपन्यास शिखर सूर्य का अनुवाद हो गया है। यह केंद्र साहित्य अकादमी से प्रकाशित हो रहा है। कन्नड़ से हिंदी में अनुदित मेरे अन्य ग्रंथों में महान संत गाडगे बाबा या मूल लेखक अशोक दमलूर जी का है, बाबा जी के जीवन पर रचित और डॉक्टर डी बी नायक जी का बृहत ग्रंथ लंबाणी संस्कृति और लोक कथाएं उल्लेखनीय है। अब हिंदी से कन्नड़ में अनुदित साहित्य कृतियों पर विचार करेंगे। उपेंद्रनाथ अश्क के नाटक अंजो दीदी से हिंदी कृतियों का कन्नड़ पाठकों को परिचय कराने का काम शुरू हुआ। यह 1975 से अब तक बराबर चल रहा है। काव्य कृतियों में केदारनाथ कोबल की रचना सूरज के आसपास का सूर्य न सुत्ता शीर्षक से अनुवाद 1983 में हुआ। ज्ञानपीठ से पुरस्कृत कुंवर नारायण की रचना कोई दूसरा नहीं का अनुवाद मक्तारु अल्लाह शीर्षक से केंद्र साहित्य अकादमी नवदिल्ली के लिए किया था। यह 2008 में प्रकाशित हुआ। कबीर की रचनाओं का कन्नड़ अनुवाद जो मूल में दोहे में है, 4 पंक्तियों में इन्हें कन्नड़ में वचन शैली में करने का मैंने प्रयास किया है। एक उदाहरण देता हूं। मूल कबीर का दोहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। इसका कन्नड़ अनुवाद सुनिए। नीरोळु कुंभ, ಕುಂಭದೊಳು ನೀರು, ನೀರೊಳು ಕುಂಭ, ಕುಂಭದೊಳು ನೀರು, ಒಳಗೂ ನೀರು ಹೊರಗೂ ನೀರು. ಒಡೆಯ ಕುಂಭ ನೀರು ನೀರೊಂದೇ, ಒಡೆಯ ಕುಂಭ ನೀರು ನೀರೊಂದು. ಅರುಹುವರಿ ತತ್ವ, ಅರುಹುವರಿ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಧನರು, अरुहरी तत्व ज्ञानधन। काव्य नाटक के अंतर्गत कवि दिव्य रमेश के प्रसिद्ध नाटक खंड खंड अग्नि का उसी गेय शैली में कन्नड़ में अग्नि मुरिद विश्वास, इन्हें अग्नि टूटा विश्वास इस शीर्षक से किया है। यह सीता की अग्नि परीक्षा के प्रसंग को लेकर आधुनिक संदर्भ में सीता के चरित्र को उभारने का कलात्मक प्रयोग है। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली की ओर से मेरा अनुवाद कार्य जारी है। अमर शहीद सरदार भगत सिंह, जो जितेंद्रनाथ सन्याल जी से रचित है और जिसका पहला संस्करण 1947 में इलाहाबाद से हुआ था, उसका पुनर्मुद्रण 1999 में और दूसरी आवृत्ति 2006 में निकली। अब इस अनुवाद का
दूसरा संस्करण भी निकला है और इस अनुवाद के लिए पिताश्री गोपीनाथ गोयंका हिंदी साहित्य हिंदी कन्नड़ अनुवाद पुरस्कार 2018 को प्राप्त हुआ है। नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रेमचंद की कहानियां गृहदाह यह मನೆಯೊಳಗಿನ किच्चू नाम से अनुवादित हुआ है। कफन यह ಹೆಣದ बट्टे शीर्षक से अनुवादित हुआ है और शरतचंद्र चैटर्जी की कहानी गुरुजी का उसी शीर्षक से अनुवाद हुआ है। अब मैं एक कोड़ी के जीवन और उसके उनके रोग निवारक आश्रम पर आधारित कृति परमानंद माधवम का कन्नड़ अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए कर रहा हूं। हिंदी कहानी के अनुवाद के संदर्भ में उल्लेखनीय है निर्मल वर्मा की कहानियों का संग्रह माया दर्पण। इसे मैंने माया दर्पण ಮತ್ತು इतर कथेगळु नाम से अनुवाद किया। इस कन्नड़ अनुवाद को 2003 में भारतीय भाषा परिषद कोलकाता ने कराया। इस माया दर्पण में 7 कहानियां हैं। इन कहानियों से निर्मल वर्मा की विशिष्ट शैली का परिचय मिलता है। वर्मा जी विदेशों में घूमते थे और उनके अनुभव का विस्तार पात्रों को देखते और भावानुकूल वातावरण की सृष्टि करने की जो कला है आदि का कन्नड़ पाठकों को परिचय कराने का प्रयास मैंने किया है। काव्यानुवाद के संदर्भ में और एक विशिष्ट रचना का परिचय आपको कराना चाहता हूं। यह है सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गुजराती काव्य कृति आंख आ धन्य छे। यह 2007 में प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी अनुवाद अहमदाबाद की डॉक्टर अंजना संधीर जी ने आंख ये धन्य है शीर्षक से 2014 में किया था। डॉक्टर अंजना जी के अनुरोध पर इसका कन्नड़ में अनुवाद 2015 में ये कण्णु धन्या शीर्षक से किया। इससे पता चलता है कि राजकीय क्षेत्र में प्रभावी व्यक्तित्व के ओजस्वी वक्ता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी एक संवेदनशील कवि भी है। उनके कवि व्यक्तित्व के लिए आईना के रूप में यह कविता प्रस्तुत है। सुनिए, इसका शीर्षक है जाना नहीं। यह सूर्य मुझे पसंद है, यह सूर्य मुझे पसंद है, अपने 7 गुणों की लगाम हाथ में रखता है, लेकिन उसने कभी भी घोड़े को चाबुक मारा हो ऐसा जानने में आया नहीं। इसके बावजूद सूर्य की मति, सूर्य की गति, सूर्य की दिशा सब एकदम बरकरार, केवल प्रेम। इसका कन्नड़ अनुवाद सुनिए। ಈ ಸೂರ್ಯ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ಈ ಸೂರ್ಯ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ತನ್ನ 7 ಕುದುರೆಗಳ ಲಗಾಮು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನಾವುದೇ ಕುದುರೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ ಚಾವಟಿಯಿಂದ ಎಂದು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೂರ್ಯನ ಮತಿ, ಸೂರ್ಯನ ಗತಿ, ಸೂರ್ಯನ ದಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲವೂ करारवाक, केवल प्रेम। मोदी जी की कविताओं का अनुवाद करते पाया कविताओं की सरलता, सहजता, अनुभव की तीव्रता
अभिव्यक्ति में निष्ठा, प्रामाणिकता और प्रकृति तथा जगत के प्रति प्रेम। इन अनुवादों के अलावा मैंने हिंदी और कन्नड़ के पारस्परिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संबंध पर 4 पुस्तकें रची है। ये कन्नड़ में है, कन्नड़ हिंदी सौहार्द सेतु नाम से है, और एक हिंदी में हिंदी कन्नड़ तुलनात्मक अध्ययन, फिर उसी विषय को लेकर हिंदी कन्नड़ साहित्य संपदा या केंद्र हिंदी निदेशालय से पुरस्कृत है, और हाल ही की रचना हिंदी कन्नड़ पारस्परिकता। इन रचनाओं के माध्यम से मैं कन्नड़ और हिंदी साहित्य के बीच जो संबंध है, वो संबंध चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, उन सबको परिचय कराना मेरा उद्देश्य है। इसी दृष्टि से हिंदी कन्नड़ पारस्परिकता शीर्षक रखा, और इसका प्रभाव इतना पड़ा कि तमिल भाषी साहित्यकार ने तमिल हिंदी पारस्परिकता की रचना की। इस प्रकार मैं चाहता हूं भारतीय भाषाओं के बीच इस प्रकार हिंदी और भारतीय भाषा को लेकर, पारस्परिकता को लेकर के, परस्पर संबंध को लेकर के साहित्य की रचना होनी चाहिए। तब तो भारतीय भाषाओं के बीच में आदान प्रदान होता है। इस आदान प्रदान के माध्यम से ही भारतीय भाषाओं के बीच में सद्भावना बढ़ती है। एक राष्ट्र की भाषा की परिकल्पना के लिए समग्र भारतीय भाषाओं का स्नेह चाहिए। समग्र भारतीय भाषाएं एक साथ मिलकर के अपना सारा साहित्य हिंदी के माध्यम से देने का जब प्रयत्न होता है, तब भारतीय भाषाओं के लोग भी अपने साहित्य को हिंदी में पाकर खुश होते हैं। हिंदी भाषी साहित्यकार हिंदी साहित्य, अपना जो साहित्य हिंदी में है, उसे कन्नड़ में पाकर या तमिल में पाकर या मराठी में पाकर के खुश होते हैं। इस प्रकार का साहित्यिक आदान प्रदान होना चाहिए, और साहित्यिक आदान प्रदान के साथ साथ केवल साहित्यिक आदान प्रदान से ही भाषाओं का विकास होता है ऐसा नहीं है। आजकल देश में परस्पर संबंध बढ़ रहा है, विश्व में परस्पर संबंध बढ़ रहा है, इसलिए ज्ञान विज्ञान से संबंधित हो, तांत्रिकी से संबंधित हो, या किसी भी विषय से, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, सभी प्रकार का साहित्य केवल साहित्य सांस्कृतिक नहीं, सभी प्रकार का साहित्य भारतीय भाषाओं में आना चाहिए। जब भारतीय भाषाओं में सभी प्रकार का साहित्य आता है, तब ये भारतीय भाषाएं राजभाषा होने लायक होती है। अब नाम के लिए कन्नड़ राजभाषा है कर्नाटक में, तमिल राजभाषा है तमिलनाडु में, और केंद्र में हिंदी राजभाषा है। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, अंग्रेजी में सारा काम चल रहा है, क्योंकि संविधान में अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार अंग्रेजी का प्रभाव कम करना हो या अंग्रेजी का प्रभाव रहने दीजिए, लेकिन सामान्य व्यक्ति अंग्रेजी भाषा के कारण लोगों सरकार से दूर नहीं होना चाहिए। सरकार के साथ निकट संबंध स्थापित करने के लिए सामान्य व्यक्ति को अपनी भाषा में व्यवहार करना है। तो अपनी भाषा में व्यवहार करने का मौका जब तक सामान्य आदमी को नहीं मिलता है, तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होता है, और लोकतंत्र के साथ लोक भाषाएं जुड़ी है, लोक भाषाएं भी सफल नहीं होती है। ये मेरी धारणा है। तो इस प्रकार मैं देखता हूं कि भारतीय भाषाओं का लोक भाषा के रूप में विकास होना चाहिए। इस विकास की प्रणाली में, इस विकास की प्रक्रिया में अनुवाद की अहम भूमिका है। इसलिए मैं चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप में कि केवल साहित्यिक अनुवाद की बात नहीं है, सभी प्रकार की चीजों का, सभी प्रकार के साहित्य का अनुवाद होना चाहिए। आज इस अनुवाद के लिए एक अनुवाद कमीशन की जरूरत है। शायद केंद्र में अनुवाद कमीशन का गठन हो गया है, और राज्य में भी होना चाहिए। इस अनुवाद की संस्थाएं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अनुवाद के लिए एक विश्वविद्यालय की जरूरत है। एक उदाहरण देता हूं, वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। वहां हिंदी साहित्य नहीं पढ़ाया जाता,
हिंदी के माध्यम से सारे ज्ञान विज्ञान के विषय को लेकर के, चाहे जर्नलिज्म हो, अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, या ह्यूमन लिटरेचर हो, इस तरह कोई भी विषय हो, सभी विषयों को हिंदी के माध्यम से वहां पढ़ाया जाता है। इसलिए जब पढ़ाने की व्यवस्था है, शिक्षा में भारतीय भाषाओं की को पढ़ाने की व्यवस्था जब हो रही है अब, तो उसके लिए मटेरियल चाहिए ना, उसके लिए सामग्री चाहिए ना। जब वो सामग्री कन्नड़ में नहीं है, हिंदी में नहीं है, तो कैसे ज्ञान विज्ञान को पढ़ाएंगे। इसीलिए अनुवाद की अहम भूमिका है, सभी क्षेत्रों में अनुवाद का काम होना चाहिए। तो ये अनुवाद का कार्य अत्यंत विशिष्ट है, और इस प्रकार ये जो अनुवाद कार्य, इससे संबंधित भारतीय भाषाओं के बीच में जो अनुवाद कार्य हो रहा है, उसको लेकर के भारतीय भाषा के अनुवाद करने वाले लोगों से ही, जो तमिल में अनुवाद कर रहे हैं, कोंकणी में अनुवाद कर रहे हैं, कन्नड़ में अनुवाद हो रहा है, या किसी भी भाषा में अनुवाद हो रहा हो, उन लोगों से ही इस तरह का व्याख्यान रख करके जो भारतीयों को सुनाने का मौका आप दे रहे हैं, ये अभिनंदन कार्य है। तो मैं अपने हृदय से इस आपका अभिनंदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।